हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास रिलेशंस एंड फंक्शन की। देखिए, इससे पहले हमने एक क्लास हमारी थ्योरी की हो चुकी है। ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक्स क्या है। देखिए, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। फॉर एनी कोई 3 सेट्स ले ली हमने, ए बी सी। ठीक है, उनमें हमने रिजल्ट्स लिया है क्या, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, और उसका भी कंप्लीट का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो आप एक बात समझो कि जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपके पास क्या आता है। देखो, आपको पता है कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। जब इसका आप बाहर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आप इसको निकालोगे तो ये क्या बन जाता है, बी इंटरसेक्शन सी का ऑल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। और एक बाहर से फिर से कॉम्प्लीमेंट बैठा है। देखो, यहाँ से क्या बन जाता है, फिर से एक कॉम्प्लीमेंट बैठा है, तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाता है, ए बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा। तो ये बच जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी ओनली। ठीक है ना। अब इसको ओपन करो कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि आपको ये रिजल्ट्स याद रखना है कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिखते हैं। जब आप इसके कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकालोगे थ्रू आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी को इंटरसेक्शन है तो यूनियन बन जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा। जैसे देखो, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो जैसे ही मैं बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकती हूँ, इसका रिजल्ट जो होता है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आपके पास बी यूनियन ऑफ सी इसका होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर, अंदर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा और बाहर लेके आओगे तो ये बन जाएगा। और बाहर एक और कॉम्प्लीमेंट बैठा है, तो आपको ये प्रॉपर्टी तो ध्यान होगी कि एक कॉम्प्लीमेंट का जब मैं कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, ए ही आता है। क्लियर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बी यूनियन सी। बाकी इसको ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इन यूनियन ऑफ, यूनियन ही रहेगा, यूनियन ऑफ ए क्रॉस सी। क्लियर। इफ ए इज इन नॉन एम्प्टी सेट्स, ए क्या है, मेरा नॉन एम्प्टी सेट है, सच दैट ए क्रॉस बी, जब देखो एक ए मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ए मेरा क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अगर मैंने किया ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, ठीक है, तब कब होगा, जब मेरे पास बी और सी बराबर होंगे, तभी ये प्रोडक्ट जो है वो बराबर हो जाएगी। देन ये क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी। क्लियर। नेक्स्ट है इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में इफ वन ऑफ टू सेट्स इज इन्फिनिटी, अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपका इन्फिनिटी बन जाता है, देन द अदर इज नॉन एम्प्टी, और दूसरा नॉन एम्प्टी, ये ध्यान रखना है। मान लीजिए एक इन्फिनिटी दे दिया, दूसरा आपको एम्प्टी दे दिया, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी ही हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर मान लीजिए एक इन्फिनिटी दे रखा है, ए क्रॉस बी में एक कोई भी एक सेट इन्फिनिटी है और दूसरा सेट नॉन एम्प्टी है, तब आप ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, आपका इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास ए क्रॉस बी फाइव आ जाता है, तब या तो ए फाइव हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, बी फाइव हो जाएगा। क्लियर, छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अपने नोट्स आप बना सकते हो, क्लासेस को बार बार देख सकते हो, या फिर मैं रिकमेंड करूँगी आप अपने नोट्स बनाएं, ताकि जब आप रिवीजन का टाइम आए ना, तो आप उन नोट्स को ही रिवाइज करें। क्लियर, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करते रहें। फिर आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट्स। एन सेट्स के आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन सेट्स, पहले हम मुझे एन सेट्स लेने पड़ेंगे, A1 A2 अप टू सोन एन तक। ठीक है, अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट मैं कैसे डिनोट करूंगी, A1 क्रॉस A2 क्रॉस अप टू सोन AN क्रॉस। और ब्रीफली ये जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन होती है, ये प्रोडक्ट की ही होती है। आई वेरी वन टू एन ए आई, इट मीन्स क्या है कि एन सेट्स की ये क्या है, आपकी ये प्रोडक्ट को दिखा रहा है। क्लियर, ये डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एन टपल, एन टपल आएंगे इसमें, जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे आपके पास ए क्रॉस बी में पेयर में बॉर्डर आते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी में ट्रिपलेट में एलिमेंट्स आते हैं, फिर एन में आपके क्या आ जाएंगे, A1 A2 A3 अप टू सोन AN तक, आपके एन टपल में आपके पास जितने ऑर्डर की क्रॉस प्रोडक्ट है, उतने ही टपल में आपके पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर, वेयर ए आईज बिलोंग टू ए आईज के बिलोंग टू ए का मतलब क्या है, ए वन में से आया है, ए टू में से आया है अप टू सोन, और वन से लेके अंत तक। सिंबॉलिकली वी कैन राइट दिस
हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि आई वेरी वन टू एन ए आई, इसका मतलब क्या है, A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस अप टू सोन AN क्रॉस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो इस टाइप के एलिमेंट्स सारे के सारे आ जाएंगे। क्लियर, लिखना आता है तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। क्लियर, ओके नेक्स्ट देखिएगा। अब आता है रिलेशन क्या होगा, ठीक है ना। रिलेशन क्या होता है, कोई भी दो सेट्स मैंने ले लिए A एंड B टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हमने ले लिए हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा इसको कम कर लेती हूँ क्योंकि पिछली क्लास में ना थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा था। ओके, इफ मान लिया कि A क्रॉस B दो टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइन रिलेशंस फ्रॉम A टू B एंड एवरी रिलेशन फ्रॉम A टू B सबसेट ऑफ A क्रॉस B। इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि जो रिलेशन होता है ना, जो भी रिलेशन बनेगा, जैसे मान लिया कि कोई भी मेरा रिलेशन बन रहा है A से लेके B तक, तो जो जो भी रिलेशन होगा ना वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का ही सबसेट होगा। बस यही कहना चाहता है कि A नॉन एम्प्टी है, B नॉन एम्प्टी है, देन एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B डिफाइंड एज ए रिलेशन। जितना भी A क्रॉस B के सबसेट बनेंगे ना वो कोई रिलेशन रख रही हैं फ्रॉम A से B में, या फिर हम कहेंगे कि और हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक जो रिलेशन होता है ना फ्रॉम A टू B वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, वो A क्रॉस B में से ही निकल के आ रहे हैं। क्लियर, उसके ऊपर कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन लग जाती है जो कि A क्रॉस B के बराबर नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस निकल के आएंगे, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे अच्छे से। देन वी सी दैट A इज रिलेटेड टू B, A जो है ना B से किसी ना किसी तरीके से रिलेट होगा बाय रिलेशन R एंड वी राइट इज A रिलेटेड टू। क्लियर, अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, देन वी कैन राइट दिस A नॉट रिलेटेड टू B। आपको अच्छे से दिख रहा है क्या, अब सही दिख रहा है ना। ओके नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि A मैंने कोई सेट ले लिया, A सेट ले लिया 1 2 4 5, B ले लिया 1 और 3, डिफाइंड इट एज रिलेशन। हमने एक ऐसे रिलेशन को डिफाइन किया कि जो रिलेशन होगा ना A और B का रिलेशन इस तरीके से होगा कि A या तो B के इक्वल होना चाहिए या फिर A जो है B से छोटा होना चाहिए, तभी आप क्या कहोगे, रिलेशन में आएगा। अब आप एक बात बताओ कि A में क्या है 1 2, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे A दे दिया आपको क्या, A इक्वल टू दे दिया आपको 1 2 4 एंड 5, ठीक है। B दे दिया आपको क्या 1 एंड 3, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या दे दी, कि कंडीशन आपको दे दी A लेस देन इक्वल टू B, ठीक है। A किस में से आया है, A में से, और B किस में से आया है, B में से। समझ में आया, तो यहाँ से आपके पास जो A क्रॉस B होता है, पहले आप A क्रॉस B लिखो, A क्रॉस B आपके पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B आ जाएगा 1 1, बिल्कुल सही, 1 3, ठीक है, एंड 1 सॉरी 2 2 1, ये पता नहीं कैसे बन रहा है, ओके, और 2 3, ठीक है, एंड 4 1 एंड 4 3, ठीक है, एंड 5 1 और 5 3, ठीक है। ये तो बन गया मेरा A क्रॉस B, लेकिन जो रिलेशन बनेगा ना वो मैं क्या दिखा, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि जो भी रिलेशन बनेगा ना वो इसी का ही सबसेट होगा, ठीक है ना। ये जो डायरेक्ट लाइन आई हुई है ना, ये लिखते टाइम मिस्टेक हो रहा है, बस ये बार बार आ ही रहा है, मैं क्या करूँ। अब देखो रिलेशन कहता है कि एक ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे रिलेशन लेके आओ जो A जो है ना वो B से या तो छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप 1 1 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि बराबर वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। सेकंड 1 3, बिल्कुल ले सकते हो 1 3, क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है, ठीक है ना। फिर आता है 2 1, 2 1 आप नहीं ले सकते हो क्योंकि 2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है कि A छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो 2 1 तो नहीं ले सकते, लेकिन आप 2 3 ले सकते हो, 2 3 आप ले सकते हो। क्लियर, अब देखो 4 1 ले सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि 4 बड़ा हो जाएगा 1 से। 4 3 भी नहीं ले सकते हो, 5 1 भी नहीं ले सकते और 5 3 भी नहीं ले सकते। तो जो हमारे रिलेशन में एलिमेंट आया है वो यही आया है, और जो ये रिलेशन है यहाँ से मुझे क्या दिख गया है कि सॉरी कंटेंट करेगा, जो रिलेशन है वो कंटेंट कर रहा है किसमें, सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। क्लियर, समझ में आया। अब मैं बात करती हूँ डोमेन और रेंज की और कोडोमेन की।
यहीं पे एक बार समझ लेते हैं, बाद में चलेंगे वहां पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कोई भी मेरा फंक्शन है, रिलेशन है, देखिए यहाँ से मैंने ले लिया A to B, ठीक है। कोई भी कंडीशन आपको दी हुई है मिलेगी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। जो ए होता है ना, ए में जो भी एलिमेंट है, बी में जो भी एलिमेंट है, ठीक है। ये जो ए के एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लिया 1, कितना था 1 2 4 एंड 5, ठीक है। ये कितना था 1 और 3, 1 किस पे जा रहा था, 1 पे जा रहा था ना। अब 2 भी किस पे जा रहा था, 1 पे भी जा रहा था, है ना। और 2 किस पे भी जा रहा था आपका, 3 पे भी जा रहा था, राइट ना, समझ में आया। तो ये आपका फंक्शन नहीं है, मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ अभी, मैं सिंपल रिलेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो फंक्शन होता है ना, वो ये फंक्शन बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो ए का जो एलिमेंट होता है वो दो एलिमेंट्स को बिलोंग नहीं कर पाता है बी के एलिमेंट को, ठीक है। सिंपल, अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, एक बार इरेज कर दो इसको। जैसे ये आ गया, ठीक है ना। अब जो ए के एलिमेंट होते हैं, जो ए होता है वो क्या होता है, मेरा डोमेन होता है, ठीक है। और जो बी के एलिमेंट होते हैं वो होते हैं कोडोमेन, ठीक है। और जो आपके कनेक्ट कर जाते हैं, बी के एलिमेंट जो आपके कनेक्ट कर जाते हैं, वो हो जाते हैं रेंज, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने क्या लिया, कोई भी फंक्शन ले लिया, क्या, एफ ऑफ एक्स। जैसे हमने ले लिया फंक्शन R2, ले लिया मैंने रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। हमने एफ ऑफ एक्स लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा जो ए था, जो मेरा ए है वो क्या है, मेरे पास आर रियल नंबर है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 एन अप टू सोन -1 -2 -3 एन अप टू सोन, ये 0 भी आएगा यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस सब कुछ आएगा। यहाँ पे भी मेरा क्या है, आर से आर जा रहा है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 -2 एन अप टू सोन 1 2 3 एन अप टू सोन, और यहाँ पे 0 भी आएगा, क्लियर। अब आप एक बात बताओ कि यहाँ से जब आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, मेरा फंक्शन क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब मैं 1 पुट करूंगी तो कहाँ पे जाएगा, 1 जा रहा है 1 पे जा रहा है ना, -1 भी किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, क्लियर। आपको बात समझ में आई कि क्या करना चाहता है। 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 मेरा जा रहा है 4 पे, ठीक है। और -2 भी कहाँ चला जाएगा, -2 भी चला जाएगा मेरा 4 पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो डोमेन होगी ये तो कंप्लीट डोमेन हो जाएगी, ठीक है ना। और ये कंप्लीट आपकी को डोमेन हो जाएगी, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारे समझ लेते हैं, बाद में थ्योरी पे चलेंगे। अब जो रेंज होगी ना वो सारी क्या होगी, जो रेंज होगी वो मेरी क्या रहेगी, रेंज क्या क्या कनेक्ट कर पाएगी, रेंज होगी आपकी 1 होगी 4 होगी 9 होगी 16 होगी एंड अप टू सोन, ये सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, रेंज में चले जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आई कि रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अच्छा, फंक्शन के बारे में और बात कर लेते हैं एक बार, थ्योरी पे मैं थ्योरी भी रिवाइज करा दूंगी कंप्लीट, ठीक है। कोई भी मेरा फंक्शन है, ठीक है ना, एफ सच दैट R2R, कोई भी फंक्शन ले लिया मैंने, A2B ले लिया, R2R, ठीक है ना। सबसे पहले बात, यहाँ पे आपका जो डोमेन का एलिमेंट होता है ना, जो डोमेन का एलिमेंट है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। डोमेन के एलिमेंट को इमेज मिलनी ही चाहिए, चाहे वो एक हो, चाहे अलग अलग हो, चाहे किसी भी तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो कि डोमेन के एलिमेंट पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। फिर बात करेंगे कि डोमेन का एक एलिमेंट दो एलिमेंट पे नहीं जाना चाहिए, कि आपका फंक्शन नहीं बन पाएगा। जैसे आपको कह दिया कि एफ ऑफ 1 2 पे भी जा रहा है, और टू एफ ऑफ 1 3 पे भी जा रहा है, एफ ऑफ 1 3 पे भी जा रहा है, तो ये आपका फंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 पे भी गया और 1 3 पे भी गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि एफ ऑफ 1 2 पे चला गया और एफ ऑफ 2 भी किस पे चला गया, 2 पे चला गया, मतलब डिफरेंट वैल्यू एक पे जा सकती है लेकिन सेम वैल्यू डिफरेंट पे नहीं जाएगी। तो कंडीशन सिंपल फंक्शन की यही है कि आपके पास पहली बात तो डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, दूसरी बात को डोमेन का एलिमेंट छूट सकता है, ठीक है ना। दूसरी बात, सेम एलिमेंट की कोई की डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, मतलब हाँ, मोर देन टू या टू से ज्यादा इमेजेस नहीं हो सकती, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि वन वन फंक्शन क्या है। बहुत ईजी है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि वन वन फंक्शन क्या होगा,
जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक मैंने ए लिया और एक मैंने बी लिया, ठीक है। जैसे मैंने किया 1 2 3 4, यहाँ लिया मैंने 1 2 3 4 5, सारी बातें समझाऊंगी, ठीक है ना। यहाँ से मैं दिखा रही हूँ कि अगर मान लीजिए 1 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे, 1 जा रहा है 3 पे, 1 जा रहा है 4 पे, ठीक है। हर एक एलिमेंट की, एक डोमेन के हर एक एलिमेंट को डिफरेंट इमेज मिल रही है, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे कि ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। मैनी वन का एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ। जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, जैसे मैंने 1 2 3 4 लिया, यहाँ पे मैंने 1 2 4 ले लिया। 1 किस पे जा रहा है, 1 पे। 2 किस पे जा रहा है, 2 भी 1 पे जा रहा है, और बाकी कहीं भेज दो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके दो एलिमेंट्स, यहाँ पे कोड डोमेन के दो एलिमेंट्स की अगर एक ही इमेज हो जाती है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। मैनी वन मतलब किसी दो इमेज, दो प्री इमेज को एक इमेज मिल रही है, समझ में आ गया। यहाँ से आपको क्या मिला, देखो यहाँ पे आप 1 1, मैं सिंपल डेफिनेशन से समझा रही हूँ, ऐसे नहीं समझा रही हूँ। क्या करना चाहते हैं कि एफ ऑफ 1 किस पे जा रहा है, 1 पे। एफ ऑफ 2 भी किस पे जा रहा है, 1 पे। मतलब 1 और 2 सिंपल एक एलिमेंट पे जा रहे, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा, मैनी वन फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या कहता है भैया, ऑन टू कहता है कि अगर मेरी रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, एक तो डेफिनेशन ये है कि मेरी जो रेंज है ना वो कोडोमेन के बराबर हो जाती, तो मैं ऑन टू बन जाऊंगा। जैसे कि क्या कहना चाहता है, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया क्या, यहाँ पे ए सेट लिया, बी सेट लिया, ये मेरा 1 2 3 4, यहाँ पे इस साइड का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्या कहता है कि इस साइड का कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ये क्या कहता है कि मेरा इस साइड का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे सी ले लिया, ठीक है। 1 भी किस पे जा रहा है, सी पे। 2 भी सी पे, 3 भी सी पे, 4 भी सी पे। ये यहाँ पे कुछ नहीं छूटा, इट मीन्स फंक्शन है, ठीक है। सभी एक पे गए, इट मीन्स ये 1 1 तो नहीं है, ये मैनी वन है। इस साइड का हर एक एलिमेंट को प्री इमेज मिल रही है, तो इट मीन्स ये क्या है, आपके पास ऑन टू फंक्शन, क्लियर। तो ये क्या है मेरे पास, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, क्लियर। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ले लिया 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है, या 4 ले लिया। सपोज दैट यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट चले गए, ठीक है। जैसे मैंने डिफरेंट नहीं भेजा एक बार, ठीक है। तो ये देखो 2 की भी 2 इमेज दे रखी है, 3 की भी 2 इमेज दे रखी है, इट मीन्स ये क्या है, मैनी वन। और ये ऑन 3 और 4 को, 3 और 4 को प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। तो जब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो वो फंक्शन कैसा होता है, इन टू फंक्शन होता है। और 1 1 नहीं होगा तो कैसा होता है, मैनी वन होता है। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहाँ से आपको कैसा फंक्शन मिला है कि ये इनटू मैनी वन, मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर, एक दो एग्जांपल और देख लीजिएगा। देखो जब तक क्लियर नहीं होना आप क्लियर करते चले जाओ, ठीक है। जहां कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी वहीं रुक जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या, ये ले लिया। जैसे हमने फंक्शन लिया, जैसे मैंने नेचुरल फंक्शन लिया, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, है ना। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया मैंने 2x, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, 1 2 3 4 5 अप टू सोन चलता रहेगा। ये भी क्या रहेगा, 1 2 3 4 अप टू सोन रहेगा ना। 4 भी लिख लेती हूँ, चलो। यहाँ से 1 किस पे गया, 2 पे चला गया, 2 पे चला गया। और 2 किस पे गया, 4 पे। 3 किस पे गया, 6 पे। 4 किस पे गया, 8 पे। चलता रहेगा। यहाँ के हर एक एलिमेंट को मुझे प्री इमेज मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन आप खुद देखो कि 1 को प्री इमेज नहीं मिल रही है, 3 को प्री इमेज नहीं मिल रही है, ऑल ऑड नंबर्स को प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन उधर से आपको एक एक एलिमेंट को, अब एवरी एलिमेंट को क्या मिल रहा है, हर एक एलिमेंट को क्या मिल रहा है, इमेज मिल रही है। लेकिन इधर से सभी इमेजेस को प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर, समझ में आया ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 1 इनटू फंक्शन। इस तरीके से, जैसे एक डेफिनेशन भी होते हैं ना 1 1 की, कि मैंने क्या लिया, दो फंक्शनल वैल्यू बराबर ले ली, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, ठीक है ना। यहाँ से दो
एक फंक्शनल वैल्यू अगर मैं बराबर लेके चल रही हूँ तो मुझे एलिमेंटली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, बराबर मिलनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से भी आप क्या कह सकते हो कि फंक्शन मेरा क्या है, 1 1 फंक्शन। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। जैसे हमने क्या किया एफ ऑफ एक्स, जैसे मैंने क्या लिया एफ सच दैट रियल टू रियल नंबर, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब आप देखो यहां से आप क्या करोगे यहां से आपके पास मैंने एक रियल नंबर लिया और यहां से भी आपके पास क्या लिया, एक रियल नंबर। दूसरा फंक्शन हम लेंगे एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल नंबर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर। दोनों ही समझाऊंगी कि किस तरीके से होगा। जैसे मैंने लिया 1 2 3 एन अप टू सोन -1 -2 -3 एन अप टू सोन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिया 1 2 3 एन अप टू सोन -1 -2 है ना, और -3, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, जैसे ही मैंने वैल्यू ली यहाँ पे, जैसे मैंने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर तो 1 बनेगा, है ना, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4 बनेगा। यहाँ से आप खुद भी देख रहे हो कि 2 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, 3 की प्री इमेज नहीं मिल रही है ना, नहीं मिल रही है ना, 5 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये ऑन टू तो नहीं है। आपको क्या करना है, एक 100 ट्रिक्स देखनी है, देखते ही आपको पता होना चाहिए कि ऑन टू के लिए क्या क्या छूट रहा है। 2 के लिए प्री इमेज नहीं दिख रही है, 3 के लिए प्री इमेज नहीं दिख रही है, 5 के लिए नहीं है। जो कंप्लीट स्क्वायर एलिमेंट्स ने है ना, कंप्लीट स्क्वायर बना रहे हैं, उनको छोड़ करके विदाउट कंप्लीट स्क्वायर एलिमेंट्स को कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो ये ऑन टू तो नहीं है, ऑन टू तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ के हर एक एलिमेंट को क्या मिल रहा है आपको, यहाँ से हर एक एलिमेंट को आप इमेज मिलते जा रही है, तो ये 1 1 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया ना यहाँ से। नेक्स्ट देखो उधर से ये भी 1 1 नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो माइनस वाले एलिमेंट्स को यहाँ पे तो सब एलिमेंट मिल रहा है, नेचुरल में भी मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैंने नेचुरल किया, आप खुद करके देख लीजिए, नेचुरल से नेचुरल मैंने किया, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल में हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 1 2 3 4 अप टू सोन, यहाँ पे भी लेंगे 1 2 3 4 अप टू सोन। आप खुद करके बताना मुझे कि ये फंक्शन जो है 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आया ना, सिंपल खेल किसका है कि आपकी डोमेन क्या है, आपकी कोडोमेन क्या है, आपकी रेंज क्या बन रही है। अगर आपकी रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अगर कोडोमेन्स का सबसेट जो रेंज होता है ना, वो हमेशा सबसेट होता है किसका, डोमेन, कोडोमेन का सबसेट होता है। क्लियर, जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तो फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अगर सबसेट रहता है तो आप क्या कहोगे कि वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है, वो इन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तुम बेझिझक आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे हमें समझ में नहीं आए, ठीक है। चलिए थ्योरी पे चलते हैं। डोमेन रेंज हमने अच्छे से कंप्लीट किया। देखो यहाँ से हमने कहाँ छोड़ा था कि यहाँ पे ये सबसेट होता है इसका, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। देन डोमेन जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम डोमेन बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट जो कनेक्ट कर जाता है और सेकंड एलिमेंट होता है बी, बी बिलोंग टू बी, ए बी बिलोंग टू रियल, जो रिलेशन है उसमें फॉर सम ए बिलोंग टू ए। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास रेंज क्या होता है, सबसेट ऑफ कोडोमेन, एंड डोमेन जो होगा फर्स्ट टपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डोमेन हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए ये कहता है कि डोमेन ऑफ रिलेशन की जो डोमेन होती है वो ए का सबसेट होता है और रेंज होती है ना वो हमेशा बी का सबसेट होता है। ये अभी हम बात करके आ रहे हैं। फिर बात करते हैं पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं। पहला होता है एम्प्टी और वॉइड रिलेशन। क्या होता है, कोई भी जो फाई होता है ना वो एम्प्टी और वॉइड रिलेशन होता है, वो सबसेट होता है एक रो से का, ठीक है। फाइज रिलेशंस ऑन ए दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल क्या होता है, जो खुद होता है, अक्रॉस ए ही यूनिवर्सल रिलेशन होता है ऑन ए के ऊपर, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए जो है यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है खुद सेट ए के ऊपर, ठीक है। फिर आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सेम पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे एलिमेंट ले लिया क्या 1 2 3, ठीक है। जैसे हमने क्या किया रिलेशन
ए बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे 1 2 3 ले लिया, 1 1 2 2 3 3, ये क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, देखिए मैं यहीं पे आपको कुछ समझाना चाहती हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन और एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे मैंने ले लिया कि 1 1 सेम सेम पे जाएगा ही जाएगा, 1 1 जाएगा, 2 2 पे जाएगा, 3 3 पे जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 2 भी हो सकता है उसमें, 2 2 भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव कहता है भैया मेरी कंडीशन को फुलफिल करो, बाकी तुम आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन कहता है कि मेरे सेम के अलावा यहाँ पे कोई होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव फंक्शन जो है आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ से आप समझे कि सिंपल 1 1 सेम सेम पे जाएगा, ये तो सारे आएंगे ही आएंगे, रिफ्लेक्सिव में ये तो होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा भी एलिमेंट उसमें हो सकते हैं। सिंपल आपको ये 3 देखना है, बाकी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि मेरे अलावा सेम सेम के अलावा कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? सिंपल, उसको को डोमेन को डोमेन में बदल दो, डोमेन को डोमेन में बदल दो, सिंपल, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई रिलेशन है ए क्रॉस बी में, बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर मेरा आर ए क्रॉस बी में जा रहा है तो आर इनवर्स जो है बी ए में चला जाता है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, इनवर्स में क्या कर दोगे, देखो यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए इक्वल टू ले रखा है 1 2, ठीक है ना। तो यहाँ से ए क्रॉस और बी ले लिया मैंने, बी इक्वल टू ले लिया 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 1 3 और 2 2 और 2 3, ठीक है। और आर इन बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा आर है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा आर इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। 2 1 टप्पल चेंज हो जाएंगे, 2 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ से जो को डोमेन है ना वो डोमेन हो जाएगी, और डोमेन है वो को डोमेन हो जाएगी, क्लियर। मतलब रेंज जो है ना, मेन्स बात ये है, जो रेंज है ना वो डोमेन बन जाएगी, और डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, क्लियर। तो आर इनवर्स में क्या बन जाएगा आपके पास, बी ए, टप्पल चेंज हो जाएगी बस। आर इनवर्स जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स है ना वो रेंज ऑफ आर बन जाएगी। आपको पता है वही चेंज हुआ है ना कि डोमेन जो है रेंज बन जाती है, रेंज जो है वो डोमेन बन जाती है। देखो डोमेन ऑफ आर इनवर्स की जो डोमेन होती है वो रेंज होती है आर की, रिलेशन की आर डोमेन होती है, ठीक है। और रेंज होती है आर इनवर्स की, वो डोमेन बन जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है, क्लियर। ओके, अब ये बात, थर्ड बात क्या कहता है कि आर इनवर्स अगर सबसेट है बी क्रॉस ए का, इफ एंड ओनली इफ आर इज सबसेट ऑफ ए, क्लियर, क्योंकि टपल ही चेंज होते हैं और कुछ चेंज नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास लेट, मान लिया कि ए दे रखा है आपको 1 2 3 1 2 3 एंड आर दे दिया आपको, कोई रिलेशन दे दिया 1 2 2 2 3 1 और 3 2, ठीक है। देखो यही तो ले लिया सेम, यहाँ से आर मेरा क्या है, ए क्रॉस ए में कंटेन कर रहा है, तो आर क्या है, रिलेशन है किसके ऊपर, वन रिलेटेड है टू के, टू से, टू रिलेटेड है टू से, थ्री रिलेटेड है वन से, और थ्री रिलेटेड है टू से। इसको ऐसे लिख सकते हो, डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगी 2 1, रेंज क्या हो जाएगी आपकी 2 1, देखो सॉरी, रेंज हो जाएगी 2 1 2 और डोमेन हो जाएगी ये, ठीक है। अब आर इनवर्स अगर करूं तो टपल चेंज हो जाएंगे, 2 1 2 2 1 3 और 2 3, ठीक है ना। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सेम, ठीक है। अब डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या बन जाएगी 2 1 बन जाएगी, 1 और 2 बन जाएगी। और आर रेंज ऑफ आर इनवर्स कितनी हो जाएगी, देखो ये इसकी जो डोमेन है, इसकी जो आर की डोमेन है वो आर इनवर्स की रेंज बन गई है, और रेंज ऑफ आर है वो डोमेन बन गई है आर इनवर्स की, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपका सब खेल, ठीक है। फिर आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखो ये आ गया ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A relation R in a set A is called reflexive if same element relation में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, for all A belonging to R के ऊपर, ठीक है ना। सेम एलिमेंट सेम के ऊपर जाना चाहिए, जैसे 1 3 7, तो यहाँ पे 1 1 3 3 7 7 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और भी एलिमेंट आपके आ सकते हैं, तो रिफ्लेक्सिव ये तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा भी आपके आ सकते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है, अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो
ये कहता है कि बी ए भी किस में बिलोंग होना चाहिए, रिलेशन के अंदर ही बिलोंग होना चाहिए, तब मैं कहूंगी कि ये सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? यहाँ पे क्या किया, ए रिलेशंस आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए बी बिलोंगिंग टू आर दैट सिंप्लाइज बी ए बिलोंगिंग टू। क्लियर? ए बी रिलेट कर रहा है, ए रिलेशन है बी के, तो बी रिलेटेड होना चाहिए ए, यहाँ पे स्मॉल ए, ठीक है। इफ ए मैंने ले लिया 3 1 6, देन रिलेशन ले लिया 3 6 6 3 1 1। अब आप एक बात बताओ कि 3 6 है तो 6 3 भी है इसका उल्टा। अब ये सेम सेम का होता है ना, इसका क्या उल्टा होगा, 1 1 का कुछ उल्टा होगा क्या, 1 1 नहीं रहेगा, सेम सेम ही रहेंगे, उसके उल्टे कुछ होते ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव में 3 सेट लेते हैं, 3 एलिमेंट। अगर ए बी जा रहा है रिलेशन में एंड बी सी जा रहा है रिलेशन में, तो आपके पास क्या होना चाहिए भैया, ए सी भी किस में जाना चाहिए, रिलेशन में ही जाना चाहिए। क्लियर? एक तो कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन और मैं बताती हूँ, अगर कोई भी ए बी अकेला ही ए बी जा रहा है तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे बी सी है ही नहीं, कोई उसको टक्कर देने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो अगर सिंपल एक एलिमेंट भी आया हुआ है ना, तो आप ढूंढ रहे हो बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर आपका ए सी मिलेगा। क्लियर? समझ में आया? तो यहां से आप क्या कहोगे, अगर एक एलिमेंट आपको दे रखा तो वो ट्रांजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। ये कहता है कि 3 6 9 रिलेशन दे दिया आपको, 3 6 6 9, तो देखो यहां से बी मिल रहा है ना कि 6 6 मिल रहा है, तो क्या होना चाहिए 3 9, 3 9 इसके अंदर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। इस कंडीशन को आप याद रखना है कि एक ही अगर सेट दे रखा है, मान लीजिए आपको अकेला 3 6 दे रखा है, तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा, हमेशा होगा, क्योंकि इसका आगे कंप्लीट करने वाला कोई नहीं है। क्लियर? फिर आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में कहता है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो हम कहेंगे अगर ये तीनों कंडीशन को होल्ड करता है तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, पता क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए रिलेटेड है बी के एंड बी रिलेटेड है ए के, तब मेरे पास ए बराबर होना चाहिए बी के। क्लियर? जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो ए बी के रिलेटेड, बी ए के रिलेटेड है, तो ए बी के बराबर होगा। इट मीन्स जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है ना, वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल ऐसा दो जो एंटी सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। आप एक बार, आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा होता है जो सिमेट्रिक भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा, इसको छोड़ करके कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन एंटी सिमेट्रिक फंक्शन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां पे इक्वलिटी नहीं आ पाएगी। देखो यहाँ पे मैंने कह दिया कि 1 3 कहाँ पे जा रहा है, 1 3 3 1, ठीक है, जा रहे कोई सेट में, तो ये तो सिमेट्रिक तो है, लेकिन लेकिन ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 बराबर नहीं है 3 के, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए 1 1 गया है, जैसे मान लीजिए 1 और 2 ही सेट के अंदर है, तो 1 1 गया है, 2 2 गया है, ठीक है ना, तो ये क्या है, आपका सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा है जो आपका एंटी सिमेट्रिक भी बनाता है और सिमेट्रिक भी बनाता है। इसको छोड़ करके कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा और कोई भी एंटी सिमेट्रिक फंक्शन सिमेट्रिक नहीं। क्लियर? ओके। अब इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे ए टू बी में। अगर मान लीजिए ऑर्डर ऑफ ए एम दे रखा है, ऑर्डर ऑफ बी एन दे रखा है, तो पॉसिबल रिलेशन आपके ए से बी में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एम एन हो जाएंगे। जैसे मान लिया कि ऑर्डर ऑफ ए आपका 3 है, ऑर्डर ऑफ बी आपका 4 है, तो पॉसिबल रिलेशन कितने हो जाएंगे ए से बी में, 2 की पावर 3 इंटू 4 मीन्स 2 की पावर। Clear? The number of equivalence relation that can be defined on a set containing key element. अगर मान लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जो जो रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, उस सेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। कोई भी सेट आपके पास अगर की एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, तो इस कंडीशन को आप याद रख लेना, बी के कितने एलिमेंट को कंटेन करा उतना के वेरी 0 to 1 - 1 के -1 सी एन और बी, ठीक है। बस सिंपल इस डेफिनेशन को याद रख लेना है, डायरेक्ट कई बार आ चुकी है, ठीक है। सिम रिजल्ट्स ऑन रिलेशन, रिलेशन के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं वो देख लीजिएगा।
लगता है रात के 12 बजने वाले हैं, तो बोलते पता नहीं ठंड की वजह से कि मेरे गले में बड़ा दर्द हो रहा है बोलते बोलते। लेकिन ये टॉपिक तो मैं कंप्लीट करवा ही देती हूँ, ठीक है। देखो कुछ थ्योरीज ना बोरिंग हो सकती है, लेकिन जब आ गई है सिलेबस में तो वो सब करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे बोरिंग हो चाहे कुछ भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये जो नोट्स है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लो कि आपकी इनकी एक एक लाइन आपके एग्जाम्स की लाइन है, यहाँ एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सम रिजल्ट्स देख लीजिएगा रिलेशन के ऊपर। इफ आर इक्वेलेंस रिलेशन है उन साटे के ऊपर, तो आर इनवर्स भी आपका क्या होगा, इक्वेलेंस रिलेशन होगा। समझ में आ गया। अगर कोई रिलेशन आर जो है इक्वेलेंस रिलेशन बना रहा है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, इक्वेलेंस रिलेशन ही बनेगा। क्लियर। सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्वेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। अगर मान लीजिए R1 इक्वेलेंस रिलेशन है, R2 भी इक्वेलेंस रिलेशन बना रहा है, तो R1 R2 भी आपका क्या बनाएगा, इक्वेलेंस रिलेशन ही बनाएगा। सेकंड क्लियर हो गया। फिर थर्ड है द यूनियन ऑफ टू इक्वेलेंस रिलेशन नॉट नेसेसरीली इक्वेलेंस रिलेशन। नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कब हो सकता है, जब मान लीजिए कि R1 इक्वेलेंस रिलेशन बना रहा है, R2 इक्वेलेंस रिलेशन बना रहा है, अगर वो एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं तब आपके पास क्या होगा, इक्वेलेंस रिलेशन होगा यूनियन का। R1 यूनियन R2 इक्वेलेंस रिलेशन बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा, ठीक है। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव है इफ एंड ओनली इफ आइडेंटिटी कंटेन रियल नंबर। रिलेशन में अगर आइडेंटिटी सिंपल, वो क्या कहते हैं कि एक रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, रिफ्लेक्सिव जो आइडेंटिटी होता है ना वो रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन होगा। क्लियर। आइडेंटिटी फंक्शन सेम सेम के ऊपर जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब होगा, जब मेरे पास आर इनवर्स आर के बराबर हो जाता है। जब मेरे पास जब आप करोगे ना किसी भी रिलेशन का इन्वर्स करते हो और वो खुद रिलेशन के बराबर ही आ जाता है तो फंक्शन क्या बनता है, सिमेट्रिक बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि आप पलटोगे ना तो वही चीजें मिलेंगी आपको। देखो मान लिया कि मैंने 1 2 ले लिया और फिर 2 1 भी आएगा सिमेट्रिक में, तो 3 1 ले लिया और फिर 1 3 भी आएगा, है ना। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा है रिलेशन, ठीक है। अब इसका आर इनवर्स करो, अब आर इनवर्स सेम आएगा, करके देख लेना। तो आर इनवर्स इक्वल टू आर के बराबर आता है तो वो सिमेट्रिक होता है। क्लियर। फिर आता है लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड लेट अस डिनोटेड बाय क्लास ए। इसको डिनोट करते हैं क्लास ए, ठीक है। द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय ए, जो इक्विवेलेंस क्लास, इसको इक्विवेलेंस क्लास से डिनोट करते हैं जो कि किससे डिटरमिनेंट होगी, ए से, ठीक है। देन ए जो है ना उस क्लास ए में अपनी क्लास में बिलोंग करता है, ठीक है। ए बिलोंग कर रहा है मान लीजिए बी में एक अदर एलिमेंट में, तब वो जो ए क्लास होती है ना वो बी क्लास के बराबर होगी, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ से इन दोनों कंडीशन को आप याद रखना है। तीनों को एक और भी है, अगर देखो कोई भी क्लास ए होती है ना वो अपने एलिमेंट को कंटेन करता है। फिर कहता है कि अगर एक एलिमेंट डिफरेंट क्लास में बिलोंग कर रहा है तो उसकी क्लास और डिफरेंट एलिमेंट की क्लास दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। थर्ड कहता है द इक्विवेलेंस क्लास डिटरमाइंड बाय टू एलिमेंट आर आइदर, या तो डिसजॉइंट हो जाएंगी या फिर आइडेंटिकल हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई दो एलिमेंट मैंने ले लिए, इक्विवेलेंस क्लास ले ली ए की और बी की, ऑब्वियसली या तो वो आइडेंटिकल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ एलिमेंट्स मिल गए, नहीं, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। या तो एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, अगर एक भी एलिमेंट आपका मिल गया तो दोनों क्लास बराबर हो जाएगी। क्लियर। अभी तो दोनों क्लास बराबर होती तो एलिमेंट को कंटेन करेगी, यहाँ से या तो वो बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी या फिर क्या हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट है आपके पास पार्टीशन ऑफ ए सेट। एक सेट का पार्टीशन किस तरीके से करेंगे, देखिए पार्टीशन आप किस तरीके से करेंगे कि मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट ले लिया हमने, ठीक है। उस यूनिवर्सल सेट के इस तरीके से हम टुकड़े करेंगे कि सभी टुकड़ों का जो इंटरसेक्शन होता है ना वो फाई आना चाहिए। दूसरी बात, उन सभी इंटरसेक्शन, सभी जो टुकड़े की है उनका मैं यूनियन करूँ ना तो मुझे कंप्लीटली क्या मिलेगा, एक जो यूनिवर्सल सेट मिल रहा है ना वो मिलना चाहिए। बस सिंपल भाषा में यही है पार्टीशन। पार्टीशन क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए मैंने इतना बड़ा बॉक्स ले लिया, उस बॉक्स में से अगर मैंने टुकड़े किए ना तो वो टुकड़े सभी डिसजॉइंट होने चाहिए। दूसरी बात, डिसजॉइंट का मतलब क्या है, उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन कहते हैं कि अगर मैं उन सबका यूनियन करती तो मेरा कंप्लीट बॉक्स बनना चाहिए, ठीक है। वो होता है एक पार्टीशन, ठीक है। अब देखिए पार्टीशन क्या आता है, लेट ए बी सेट एंड लेट एफ बी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ले लिया ना, एफ क्या मेरा, फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए सच दैट मेंबर ऑफ एफ आर पेयर वाइज डिसजॉइंट।
पेयर वाइज डिस्जॉइंट होना चाहिए। अगर यूनियन करते हो उस एफ का तो एफ कॉल्ड पार्टीशन हो गई। क्लियर? एफ ले लिया मैंने 0 1 2, ठीक है, पार्टीशन ऑफ सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। 0 की क्लास ली तो 0 3 6 9 अप टू 1 की लिया तो इसमें से 1 1 लेस हो जाएगा। फिर 2 की लिया तो इसमें से 2 2 को लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने 2 को जैसे मैंने 0 का क्लास लिया 0 3 6 9 अप टू 1, ठीक है। फिर मैंने 1 का क्लास लिया तो 1 जो है ना ऐड होगा, इसमें ऐड हो जाएगा इन सभी। जैसे मैंने इसमें ऐड किया 1 आ गया, फिर इसमें ऐड किया 4 आ गया, इसमें ऐड किया 7 10 अप टू 1, इनमें ऐड किया -2 -5 अप टू 1। फिर मान लीजिए 2 का किया तो इसमें ऐड हो जाएंगे 2, ठीक है ना। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 11 आ जाएगा अप टू 1, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं? एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ये जो एफ है, जब मान लीजिए कि 0 का और 1 का इंटरसेक्शन किया वो 5 आ जाएगा, 1 का और 2 का इंटरसेक्शन किया वो भी क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन इन सब का यूनियन करोगे ना तो कंप्लीट इंटीजर आएगा। आप चाहे करके देख लेना, कंप्लीट इंटीजर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है an equivalence relation R on a set, a partition the set into mutually disjoint equivalence classes. Mutually disjoint equivalent classes क्या क्या मतलब होता है कि जब आप एक दूसरे के साथ जब इंटरसेक्शन कर रहे हो ना तो सभी क्या आएंगे, आपकी फाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑन सेट इंटीजर के ऊपर हमने क्या किया, कंसिडर द रिलेशन कि a माइनस बी जब दो एलिमेंट्स के डिफरेंस डिविजिबल होना चाहिए 3 से, ठीक है। वी कैन वेरीफाई आर इज एन इक्वेलेंस रिलेशन। हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इक्वेलेंस रिलेशन है। इक्वेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक भी होगी, रिफ्लेक्सिव भी होगी और आपका ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। जैसे मैं रिफ्लेक्सिव करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने सेम लिया a माइनस ए डिविजिबल होगा 3 से, बिल्कुल होगा। तो a माइनस बी अगर डिविजिबल है तो आपको पता है माइनस बाहर लिया, b माइनस ए अपॉन में 3। अगर मान लीजिए 6 डिविजिबल है 3 से तो -6 भी तो डिविजिबल होगा 3 से, होगा ना। तो यहाँ से a माइनस बी डिविजिबल है 3 से, तो यहाँ से मुझे मिल गया कि b माइनस ए भी 3 डिविजिबल है 3 से। तो बी ए भी किस में बिलोंग कर गया है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से आपका सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ कि a माइनस बी डिविजिबल है 3 से, b माइनस सी डिविजिबल है 3 से, दोनों को ऐड करो। यहाँ से मैंने क्या किया, a माइनस ए, मैंने क्या दिखाना है कि a माइनस सी डिविजिबल है 3 से, ये मुझे दिखाना है। तो मैंने क्या किया, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये दोनों एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो वो भी किससे डिविजिबल हो जाएंगे 3 से। यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि a माइनस सी भी किससे डिविजिबल है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि ये जो रिलेशन मैंने लिया है वो आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, इंटीजर के ऊपर। नाउ इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय 0 1 2 आर कंसिस्ट सेट्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इंटीजर्स रिलेटेड टू 0 1 एंड 2। और 0 1 2 ही क्यों लिया, क्योंकि वो 3 से छोटे रहेंगे ना। क्यों, कौन कौन है जो क्लास बना सकते हैं, 0 बना सकता है, 1 बना सकता है, 2 बना सकता है, ठीक है ना। तो 0 वाला क्या रहेगा, 0 माइनस ए डिविजिबल होगा 3 से, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। सिमिलरली 1 वाला हो गया, इसमें 1 1 ऐड कर दो, वो ये हो जाएगा। 3 वाला लिया तो ये हो जाएगा। तो इंटीजर इनकी जो क्लास बनेगी ना 0 1 2 की, उनका अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो तो 5 आएगा, यूनियन करोगे तो कंप्लीट इंटीजर आएगा, ठीक है। ये 0 1 2 आर द डिसजॉइंट सेट्स। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब क्या है, 0 और 1 क्लास का इंटरसेक्शन लोगे वो 5 आएगा, 1 और 2 का इंटरसेक्शन करोगे वो 5 आएगा। मतलब किसी भी दो का आप इंटरसेक्शन करोगे ना वो क्या आएगा, आपका 5 ही रहेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको। नेक्स्ट है आपके पास फंक्शन बता रहा है ये, ठीक है ना, कि आपका फंक्शन क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन क्या होगा और मैपिंग क्या होगा। चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक
तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहना, मेहनत करते रहें,